हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीना मलिक यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास हमारी रहेगी वर्णमाला की। वर्णमाला में स्वरों का वर्गीकरण इससे पहले वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। तो सबसे पहले तो व्यंजन कितने होते हैं ये क्वेश्चन आता है। तो व्यंजन 33 होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन की एक तरह से और भी पूछा जाता है कि एक तो ये हो गया कि व्यंजन कितने होते हैं, तो 33 होते हैं। एक इस तरह से पूछा जाता है कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, या वर्णमाला में व्यंजनों की कितनी संख्या होती है, तो फिर वो 39 होती है। और वर्ण हमारे 52 होते हैं। कल वाली वीडियो में भी बताया था, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो जो है ना, 52 वर्णों में क्या होता है, 11 तो स्वर होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं, जो आपका अंग है, जो अनुस्वार होता है और विसर्ग होता है, ये वाले, ये आपका, और ये विसर्ग और अनुस्वार, ये दोनों अयोगवाह होते हैं, 2 ये। और 39 व्यंजन, यहाँ तो 33 है, लेकिन इसमें और चीज़ ऐड हो जाती है। 4 तो आपके संयुक्त व्यंजन ऐड हो जाते हैं, इसमें 37 हो गए, और 2 इसमें उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाते हैं, तब ये 39 बन जाते हैं। आगे अब जब आप समझोगे तब पता चलेगा कैसे हुए। लेकिन व्यंजन पूछे तो 33, और अगर कुल व्यंजनों की संख्या पूछे तो 39 हो जाएगी। अब देखो इनका वर्गीकरण कैसे हुआ है। तो देखो, सबसे पहले है कै वर्ग। अब कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग और तै वर्ग, पै वर्ग, इन पांचों को याद करने की ट्रिक क्या है? इन पांचों को याद करने की ट्रिक ये है कि ये जो है ना, कचट तप जो है आपका, ये कै, चै, टै, तै, पै, आप एक अक्षर बना लो इससे पूरा, कचट तप। क्या बना लो? कचट तप। ये कचट तप आप याद रख लो तो आपको ये पांचों वर्ग याद हो जाएंगे। जैसे कै से कै वर्ग, चै से चै वर्ग, टै से टै वर्ग और तै वर्ग और पै वर्ग। तो कचट तप आप याद रख लो, कचट तप जो शब्द है कि फिर आपको सारे याद हो जाएंगे कि कै वर्ग, और हर वर्ग में आपके 5-5 होते हैं, और हर वर्ग में 5-5 होते हैं। जैसे 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, तो 25 हो जाएंगे, क्योंकि ये 5 है ना। तो कुल इनको हम क्या बोलेंगे? स्पर्श, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। और ये पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। कितनी होती है स्पर्श व्यंजन की संख्या? ये रही आपकी यहाँ पे 25 होती है स्पर्श व्यंजन की संख्या। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर अब इनको कंठ तालव्य में कैसे हम वो करेंगे, अब वो बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको ये समझ आ गया कि इन पांचों वर्गों को हम कैसे याद रखेंगे, कचट तप से याद रखेंगे। और ये कितने होते हैं? 25 होते हैं। और इन 25 को हम क्या कहेंगे, यानी कि ये जितने भी है ना आपके, ये सारे, इनको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, जैसे ये र ल व डाल देंगे, ये र ल व 3 अक्षर डाल देंगे, चौथा डाल देंगे आपका जैसे ख, और पूछेंगे कि स्पर्श व्यंजन कौन सा, तो आप आंसर ख लगाओगे। तो 25 होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन, संख्या भी पूछ ली जाती है। अब है कंठ है। सबसे पहले जो सबसे पहला हमारा वर्ग है ना, कै वर्ग, ये किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है, यानी कि गले से बोला जाता है। इस तरह से, जैसे ये एक नलिका सी है, यहाँ से जैसे हमारा गला स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या होता है ना, एक बार फिर से बना देती हूँ ऐसे। तो सबसे पहले ना कंठ से बोला जाएगा कै वर्ग। यहाँ पे जैसे हमारा कंठ है, यानी कि हमारा गला है। आप बोल के देखो, अकेले में बैठ के बोल के देखोगे ना तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप बोल के देखो कै, बिल्कुल आपको अलग से दिखाई देगा कि गले से आवाज निकल रही है। तो ये कै, ख, ग, घ, ड़, या फिर सीधा ये लगा लो कै वर्ग, क्योंकि सबको पता है कि कै वर्ग में कौन से 5 जो वर्ण है वो लिखे जाते हैं। तो कै वर्ग आपका वो होगा कंठ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कै वर्ग, जैसे 4 डाल देंगे ऑप्शन में, च, छ, ज डाल देंगे और एक कै डाल देंगे, और पूछेंगे कंठ है कौन सा है इनमें से, या ग डाल देंगे, तो आप आंसर जैसे फिर ग पे लगाओगे। तो कंठ से आपके बोले जाते हैं ना, वो कै वर्ग बोला जाता है। अब है आपका च वर्ग। च वर्ग बोला जाता है तालव्य से, इसको तालु भी बोलते हैं। च वर्ग आपका तालु से बोला जाता है, या फिर तालव्य से। बिल्कुल गले से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ से आवाज निकलती है इसकी। आप बोल के देखोगे जब, जैसे च, तो पता चल रहा है कि गले से थोड़ी सी ऊपर आवाज आ रही है। तो आपका च वर्ग है ना, च, छ, ज, झ, ये सब पांचों आपके क्या हैं? ये तालव्य हैं। तालु से इनकी आवाज निकलती है। इनको जब हम बोलते हैं ना, तो गले से थोड़ा सा ऊपर प्रेशर पड़ता है जब हम बोलते हैं च वर्ग को, च, छ, ज, झ। तो आपका तालव्य से जो है ना च वर्ग बोला जाता है। और ट वर्ग आपका होता है मूर्धन्य, या फिर मूर्धा, मूर्धा भी बोलते हैं इसको। मूर्धन्य आपका ट वर्ग जो है वो मूर्धन्य होगा।
ये थोड़ा सा और ऊपर से बोला जाता है आपका। जब हम बोलते हैं ना, जैसे टे ठे ऐसे ही को बोल कर देखेंगे ना, तो जबान को टच करते हैं ना हम, जहाँ पर वहीं पर प्रेशर लगता है जबान को टच करते वक्त। मूर्धा, इससे थोड़ा सा और ऊपर जबान को टच करते हैं, टे। आप बोल के देखो तो यहाँ से इसकी आवाज़ निकलती है। तो टे वर्ग हो रहेगा, वो रहेगा मूर्धन्य। यानी कि मूर्धन्य हमारे कौन कौन से हैं? टे, ठे, डे, ढे, अण। ये जो है ना चारों, ये बिंदी नहीं लगेगी यहाँ पर, गलती से लग गई होगी, ये बिंदी नहीं लगेगी यहाँ पे। तो टे वर्ग हमारा होगा मूर्धन्य। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे चे, छे, जय डाल देंगे और एक आपका ठे डाल देंगे और पूछेंगे आपसे कि मूर्धा बताओ इनमें से, या मूर्धन्य कौन सा वर्ण है, तो ठे आपका मूर्धन्य हो जाएगा इस तरह से। फिर आगे है, जैसे यहाँ पे जो हमारा कंठ था, फिर इससे ऊपर आ गए थे हम तालव्य, इससे ऊपर मूर्ध। अब यहाँ पर दांतों पे बात आ जाती है। दंत, दंत ये रहा। तो दंत से जो है ना हमारा तय वर्ग बोला जाता है। कौन सा बोला जाता है? तय वर्ग। जब आप तय थे दे ये शब्द बोलोगे ना, तो जबान ना दांतों का सहारा लेती है। आप अकेले में बोल के देखो, तय थे, तो जबान जो है ना दांतों से टच करती है और दांतों पर प्रेशर पड़ता है। तो दंत जो है ना तय वर्ग, वो हमारा दंत होगा। और आपने देखा होगा जो बहुत बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं ना, अगर उनके दांत गिर जाते हैं और अगर उन्होंने और दांत नहीं चढ़वाए हैं, तो वो तय वर्ग कभी नहीं बोल सकते। दांत टूटने के बाद या दांत गिरने के बाद तय, थे, दे, धन, ये पांचों अक्षर नहीं बोल पाओगे आप। जब आप बूढ़े हो जाओगे तो नहीं बोल सकते। तो तय वर्ग हमारा दंत होता है। ये पूछे कि दंत कौन कौन से हैं, तो तय, थे, दे, धन, न। फिर है ओष्ठ, ओष्ठ यानी कि होठ। अब यहाँ पर बिल्कुल होठों पे बात आ गई है। ओष्ठ, ओष्ठ में अपना आपका है पै वर्ग। पै वर्ग आपका ओष्ठ होता है। और पै वर्ग जब आप बोलोगे ना पै, फै, तो आपको पता है कि जो ओष्ठ होते हैं हमारे या होठ होते हैं, वो आपस में लिप्स बिल्कुल ना आपस में एक दूसरे से को टच करते हैं जब पै फै बोलते हैं। तो अगर आप बोल के देखोगे तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ओष्ठ से हमारा जो है ना पै वर्ग क्या होगा? ओष्ठ से होगा। आपसे पूछा जाएगा कि भाई पै फै, पै डाल देंगे, बाकी तीन इनमें से डाल देंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से ओष्ठ बताओ, तो हमारा आंसर पै हो जाएगा इस तरह से। अब है यह और 25 इनकी संख्या होती है। देखो ये जो 25 है ना, पांचों वर्ग है जो ये हमारे कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, तय वर्ग, इन पांचों में 25 वर्ण होते हैं। और इन 25 को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 25 के 25 स्पर्श व्यंजन है, लेकिन इनको हम अलग अलग रूप में कंठ, तालव्य, ये मैंने समझा दिया आपको। ये सब स्पर्श भी हैं और ये जो चीज़ इनकी ये यहाँ पर अलग अलग है। अब आगे ये रेलवे, ये रेलवे को हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन बोलते हैं? अंतस्थ। आपसे पूछा जाएगा कि अंतस्थ वर्ण निकालो इनमें से, और खाली जैसे रे डाल दिया या ले डाल दिया, तो ये चारों आपके अंतस्थ व्यंजन होंगे। अब है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जो होते हैं ना, इनको जब आप बोल के देखोगे, जैसे ये आपके तीनों तो आपके स हो गए, और ये तीनों स का बोलने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन आपको कौन सा हिंदी का टीचर लगना है ये उनके लिए होते हैं। तो तीनों आपके स जो हैं ये और है, ये ऊष्म व्यंजन है। और जब आप इनको बोल के देखोगे ना, जैसे श आपने बोला श, तो बिल्कुल गर्मी सी निकलती है अंदर से, इसलिए इनको इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। इसीलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्मा यानी कि गर्मी, ऊष्मा निकलती है अंदर से। तो हमारे ऊष्म व्यंजन ये चारों हैं, और अंतस्थ व्यंजन हमारे ये रले हुए हैं। अब आपके पार्श्व व्यंजन, या फिर इसको पार्श्विक व्यंजन भी बोल देते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है, हरियाणा एसएससी में पूछा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होते हैं। कुछ बच्चे, जैसे कल मैंने वीडियो डाली तो बोल रहे थे कि मैम हिंदी तो आई नहीं थी, अभी जो हरियाणा पुलिस का एग्जाम आता है। तो देखो भाई, जिसको नहीं पढ़ना वो मत पढ़ो, जिसको पढ़ना है वो पढ़ लो। मेरा काम है वीडियो बनाने का। क्योंकि देखो हर एग्ज़ाम में, जैसे आपने क्लर्क वाला एग्ज़ाम देखा, उसमें 11th 12th का मैथ डाल रखा था, ऐसे ही साइंस। ग्राम सचिव वाले में 11th 12th की, बल्कि BA तक की भी, MA तक की भी उसमें हिंदी पूछ रखी थी। अब जो पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, जो कैंसिल हुआ था, उसमें एनिमल हस्बेंड्री पूछ रखी थी। तो किसी एग्ज़ाम का नहीं पता किस में क्या पूछ ले, तो जिसको नहीं पढ़ना है वो मत पढ़ो। तो आगे आपका पार्श्व व्यंजन, तो इसको ना पार्श्विक भी बोलते हैं। तो पार्श्विक व्यंजन आपका सिर्फ लय होगा। वैसे तो ये अंतस्थ व्यंजन के अंदर आता है, जैसे मैंने बताया था ये चारों अंतस्थ व्यंजन है, लेकिन जब अंतस्थ, आपको अंतस्थ और पार्श्विक दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे कभी भी। अंतस्थ पूछा जाएगा जब उसमें सिर्फ लय मिलेगा, तो आप वहाँ पर आंसर लगा सकते हो।
लेकिन जब आपको पार्श्व व्यंजन मिलेगा तो पार्श्विक या फिर पार्श्व व्यंजन सिर्फ ल है अकेला। जब आप इसको बोलते हो ना पार्श्विक को, तो यानी कि जब आप ल को बोलते हैं ना, तो हमारी जब टच जबान जो टच होती है, जहाँ पर टच होती है ना जबान, उसके साइड से हवा निकलती है, आप बोल के देखना। तो इसीलिए ये पार्श्विक व्यंजन है। और फिर लुंठित, बहुत सारे बच्चे ना लुंठित व्यंजन ल को आंसर लगाते हैं, जबकि लुंठित व्यंजन जो है ना वो र होता है, क्योंकि जब र को हम बोलते हैं ना तो बिल्कुल जबान घूमती है। आप बोल के देखो अकेले में, जबान बिल्कुल बेलन की तरह घूमती है। तो इसलिए ये लुंठित व्यंजन हमारा कौन सा रहेगा, र। और पार्श्विक व्यंजन ल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं ये। आगे आपका अर्ध स्वर, देखो यह र ल वैसे तो अंतस्थ व्यंजन है, लेकिन ये अर्ध स्वर भी हैं ये, और जैसे यह र ल चारों आपके अंतस्थ व्यंजन भी हैं, लेकिन ल आपका पार्श्विक है, लुंठित है र, और यह और वह ये दोनों ना इनको अर्ध स्वर भी बोलते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखो यह और वह दो ऐसे वर्ण हैं, इनको जब बोलते हैं ना तो स्वर से तो ज़्यादा, स्वरों को बोलने में जैसे कम समय लगता है, स्वरों से तो ज़्यादा समय लगता है बोलने में, और व्यंजनों से कम समय लगता है बोलने में, इसलिए इनको अर्ध स्वर भी बोलते हैं। और पूछा जाता है ये क्वेश्चन, लेकिन सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। आगे आपका उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन आपके होते हैं, ये नीचे यहाँ पर दिखाई भी नहीं दे रहे अच्छे से, ये होते हैं इस तरह से। तो देखो उत्क्षिप्त व्यंजन जो होते हैं ना बिल्कुल खड़ी बोली का कर्कश रूप होते हैं, जो मैंने अभी आपको ये दिखाया था ना, जो यहाँ पर जो होते हैं ना यही होते हैं ये जो है ना, ये दो हैं, इन्हीं का रूप है वो जैसे ये ड है वो अड़े होता है, अड़े बन जाता है वो, ये अड़े नहीं होता, कुछ बच्चे इसको अड़े बोलते हैं, ये अंगा होता है, इस तरह से होता है ये, इस तरह से अंगा होता है ये अड़े नहीं होता। तो इसी का रूप है ये दो जो हैं, यहाँ पर ये बिंदी नहीं आएगी, पहले भी बताया था मैंने। लेकिन ये जो खड़ी बोली है, जैसे हरियाणवी खड़ी बोली है, तो खड़ी बोली का बिल्कुल कर्कश रूप होता है ना, जैसे अड़े, जैसे खड़ा, ऐसे इस तरह से जो बोले जाते हैं ना, ये दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। एक बार फिर से यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे इस पर बिंदी लग जाएगी, ठीक है। ये दोनों आपके हैं वही, लेकिन इनकी बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, तो इसलिए ये इनके नीचे बिंदी लगी मिलेगी आपको। ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन है। आगे आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, संख्या भी पूछी जाती है। और कौन कौन से होते हैं? देखो अक्षय, त्रय, ज्ञानी, इसको ना ये ज्ञानी नहीं होता, ये जय होता है, जय जिससे ज्ञानी बनता है, तो ये जय बोला जाता है। और ये आपका श्रेय हो गया। और एक पूछा जाता है मिश्रित व्यंजन कौन सा होता है, तो मिश्रित व्यंजन सिर्फ श्रेय होता है। वैसे तो ये चारों संयुक्त व्यंजन है, जैसे ये आपका श्रेय संयुक्त व्यंजन भी हो गया और मिश्रित व्यंजन भी हो गया, लेकिन दोनों एक साथ नहीं पूछे जाते कभी भी। तो ये चारों आपके संयुक्त व्यंजन है, और ये सिर्फ मिश्रित, ये मतलब संयुक्त व्यंजन में भी काउंट होगा, और यहाँ पर मिश्रित व्यंजन भी इसको बोला जाता है। और संयुक्त व्यंजन जो है ना ये दूसरे व्यंजन की सहायता से बने हैं, इनमें एक से ज़्यादा व्यंजन होते हैं ये, और इनका ना विच्छेद भी पूछ लिया जाता है कि जो अक्षय है, त्रय है, इनका वर्ण विच्छेद करो, ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ये किससे मिलकर बना अक्षय, तो कैसे से आधा क है ये, और ये आधा श और प्लस ए। इसको एक ही बात है, लिखने का तरीका है, मैंने समझाने के लिए लिख दिया था। देखो इसमें आधा क मिला हुआ है अक्षय में, और श आपका षटकोण वाला पूरा मिला हुआ है। देखो ये आधा क यानी किसके नीचे हलंत जिसके नीचे लग जाता है वर्ण के नीचे या व्यंजन के नीचे, तो वो आधा हो जाता है। तो ये आधा क है इसमें और पूरा श है, लेकिन इसका पूरा अगर विच्छेद शुद्ध रूप से करें तो वो ये होगा आधा क आधा श और प्लस ए, यानी कि स पूरा है, लेकिन इसका विच्छेद किया मैंने इसलिए ऐसे लिख दिया है। ऐसे ही देखो तरह का आधा तय प्लस आधा र प्लस ए, यानी कि तय तो इसमें आधा ही है क्योंकि हलंत रह गया इसमें, और लेकिन र इसमें पूरा है। ऐसे ही फिर आगे आप देख लेना, बताने की ज़रूरत नहीं है अब इसमें ज़्यादा। जैसे ज्ञानी जो आपका ज्या है ये किससे बनता है, आधे जय से बनता है, आधा जय प्लस इया, और फिर ये आपका इसमें ए हो गया। ऐसे ही फिर ये श्रेय जो है ना ये षटकोण वाले 21 वाले स आधा और प्लस में र पूरा होता है, तभी तो ये यहाँ पर हलंत लगेगा, मैं भूल गई, और प्लस ए, यानी कि र तो पूरा और श आपका आधा, इस तरह से बनते हैं ये। और जो
52 वर्ण थे वो कैसे बने थे एक बार वो बता देती हूँ। देखो 25 तो आपके स्पर्श व्यंजन हो गए, ऊपर जो क वर्ग पै वर्ग जो 5 वर्ग थे, 25 तो आपके स्पर्श व्यंजन हो गए, प्लस में 4 आपके वो हो गए अंतस्थ व्यंजन, 4 आपके हो गए ये जो उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन जो भी अभी मैंने करवाए थे, तीनों शय थे उसमें है था, तो 25 और 8 33 व्यंजन हो गए, और 4 ये संयुक्त व्यंजन हो गए आपके, ये रहे, ये जो है यहाँ पर संयुक्त व्यंजन हो गए, तो 33 और 4 37, और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन हो गए तो 39 हो गए, और 2 अयोगवा है, और 11 स्वर मिलके 52 वर्ण हो जाते हैं। अब ये भी पूछे जाते हैं बोर्ड सेट वगैरह में, तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी जो पूछ लिए जाते हैं, अभी ग्राम सचिव वाले एग्जाम में पूछ रखे थे, अघोष और सघोष, और सबसे ज़्यादा मुश्किल भी यही होते हैं। तो इसमें देखो आप सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पर मैंने अच्छे से समझाया है, देखो सघोष और अघोष होते हैं एक तो, और एक होते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। तो एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी, देखो ए छोटा है ना, स्वर इनसे व्यंजन से छोटे होते हैं स्वर, तो अघोष पहले आएगा सघोष बाद में। ऐसे ही देखो अल्प छोटा होता है, अल्प का मीनिंग भी छोटा ही होता है, तो अल्प प्राण पहले आएगा, महाप्राण बाद में आएगा। तो इस तरह से लिख लो इनको याद करने के लिए। अब अघोष में क्या होता है कि ये जो कचट तप जो ये कै वर्ग है ना आपका, च वर्ग ट वर्ग तय वर्ग पै वर्ग, इनको ना ऐसे याद रखा करो। तो हर वर्ग का पहला, देखो अघोष ए इसमें स्वर आ रहा है, अघोष वैसे भी छोटा है सघोष से, और इसमें चीज़ें भी छोटी ही आ रही हैं। अघोष में आपका वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर आएगा। जैसे वर्ग का पहला कौन सा आपका, जैसे कै वर्ग का ले लिया मैंने, यहाँ पर लिखा कै वर्ग का पहला अक्षर कौन सा है, तो कै वर्ग का पहला अक्षर कै ही है, तो कै ही आ जाएगा। दूसरा कौन सा ख, तो ख ही आ जाएगा। अब सघोष में है ना तीसरा चौथा पांचवा आएगा, ये आपको रटनी पड़ेंगी ये चीज़ें। तो आप तीसरा चौथा पांचवा आपको पता है, वर्ग का तीसरा चौथा कौन सा है, ग तीसरा है, घ चौथा है, और आपका ये अंग है पांचवा है। तो ऐसे ही फिर ये आप यहाँ पर मैंने लिख भी दिए हैं, ग घ और आपके अंग है ये। इसी तरह से आप कुछ जैसे ट वर्ग का भी लगा सकते हो आप, जैसे पहला अघोष में वर्ग का पहला दूसरा आएगा, तो ये थोड़ी ना आप सिर्फ आप जैसे ट वर्ग ही उठा लो, ट वर्ग में पहला अक्षर कौन सा है, ट ही है, तो यहाँ पर हम ट लिख देंगे। ट वर्ग का दूसरा अक्षर कौन सा है, ठ है, तो हम ठ लिख देंगे, तो ये हो जाएंगे। और डैड है अण है आपके सघोष में आ जाएंगे। तो किसी भी ये जो पांचों वर्ग है ना, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तो अघोष में आएगा, और तीसरा चौथा पांचवा अक्षर सघोष में आएगा। हो गया आपका। अब देखो अब करेंगे हम अल्प प्राण। अल्प प्राण में क्या होता है, इसमें तो देखो पहला दूसरा और तीसरा चौथा पांचवा लगातार काउंटिंग होगी, लेकिन अल्प प्राण में है ना एक इसमें जाएगा एक इसमें जाएगा। अल्प प्राण में पहला इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, फिर पांचवा इसमें, इस तरह से होता है। तो अल्प प्राण में आपका पहला तीसरा पांचवा, और सघोष महाप्राण में आपका आएगा दूसरा और चौथा। अब जैसे देख मैंने यहाँ पर समझाने के लिए लिखा भी है, तो वर्ग का पहला अक्षर, वर्ग का पहला अक्षर हमने कै वर्ग ही उठा लिया, तो कै वर्ग का पहला अक्षर कै ही तो है, तो मैंने यहाँ पर कै लिख दिया। और कै वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा है, ग है, तो मैंने यहाँ पर ग लिख दिया। और पांचवा अक्षर अंग है, तो मैंने यहाँ पर अंग लिख दिया। ऐसे ही महाप्राण में भी हमने कै वर्ग ही उठा लिया, तो दूसरा ख हो गया, और तीसरा चौथा आपका, ये लिखने में गलती होगी भाई, यहाँ पर ग की जगह घ आएगा, चौथा अक्षर घ है ना। ऐसे ही हम अगर जैसे हमने पै वर्ग उठा लिया, तो पै वर्ग भी ऐसे ही होगा, आपका पहला तीसरा पांचवा इसमें आएगा, तो पै और तीसरा आपका बै और पांचवा मैं, तो पै बै मैं इसमें आ जाएंगे आपके, और फिर जो दूसरा और चौथा वो महाप्राण में आ जाएंगे। अब बात रह गई ये रे ले वे और से ये किस में आएंगे। अब ये दिक्कत यहाँ पर ज़्यादा रहती है। तो ये रे ले वे देखो बोलने में कम समय लगता है ना इनको बोलने में, ये रे ले वे को बाकी वर्णों के हिसाब, बाकी अगर व्यंजनों को देखा जाए तो यानी कि इनको आप इस तरह से ट्रिक बना लो, ये छोटे हैं, इनको बोलने में कम समय लगता है। और अल्प प्राण भी आपका छोटा ही है, क्योंकि अल्प का मतलब छोटा ही होता है। तो ये रे ले वे आपके अल्प प्राण में जाएंगे। और शैस ऐसा है, ये मैंने पहले ही बताया था आपको, ये उष्म व्यंजन होते हैं, यानी कि बोलने में गर्मी सी महसूस होती है, गर्म हवा निकलती है, तो इनको आप बड़ा लगा लो, तो आपके ये शैस महाप्राण, महाप्राण यानी कि बड़ा, तो ये आपके महाप्राण में आ जाएंगे। है को मैं बाद में बताऊंगी, इन तीनों को आप यहाँ पर ले आओ। अब आपका है, अब रह गया कि भाई ये इसमें भी तो जाएंगे ना, सघोष में ये कैसे जाएंगे, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, इस तरह से। ये रह ले भाई यहाँ पर तो अल्प प्राण में है, छोटे में है, लेकिन है ना यहाँ पर ये सघोष में चले जाएंगे, सघोष में चले जाएंगे। ये मैंने लिख रखा ना यहाँ पे, ये लिख रखा।
और से यहाँ पर तो महाप्राण में ये बड़े हैं, लेकिन ना भी ये यहाँ चले जाएंगे। तो एक बार देखो है थोड़ा मुश्किल, लेकिन याद करोगे ना, आप ऐसे लिख के देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब बात रह गई सिर्फ है की। है ऐसा अक्षर है, ये इनके साथ नहीं चलेगा। देखो ये रह ले आपके अल्पप्राण भी हैं और सघोष भी हैं, तीनों से आपके अघोष भी हैं और महाप्राण भी हैं। लेकिन है एक ऐसा वर्ड है, शब्द है, ये आपका महाप्राण भी है और सघोष भी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जैसे ये रह ले यहाँ पर चले गए और तीनों से यहाँ पर चले गए, लेकिन है इन तीनों से के साथ नहीं जाएगा, ये यहाँ पर ही आएगा। ये मैंने लिख भी रखा है और यहाँ पर भी आएगा। है का ध्यान रखना, ये सघोष है लेकिन महाप्राण है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। अब है और सवर, ये पूछ लिया जाए कि सवर क्या होते हैं, तो सवर हमारे सघोष भी होते हैं। और देखो इन ट्रिक भी है, से सवर आपका और से ही सघोष। तो सवर सघोष होते हैं, अघोष सघोष में तो सवर जो है वो सघोष होते हैं और अल्पप्राण महाप्राण में अल्पप्राण होते हैं। और याद करने की अच्छी ट्रिक है, देखो से ही सवर, से ही सघोष। तो सवर क्या होते हैं, सारे के 11 सवर जो है ना वो सघोष होते हैं और अल्प छोटा। और देखो जो सवर है वो भी छोटे होते हैं, ए आई बोलने में कम समय लगता है, तो अल्पप्राण भी हैं। तो सवर जो है वो सघोष हैं, अघोष सघोष में से, और अल्पप्राण महाप्राण में से अल्पप्राण है। और एक ये रह गया था आपका बताना, ये अभी लास्ट में लिखा है मैंने। तो एक पूछा जाता है दंतोष्ठ, बहुत बार पूछा जाता है दंतोष्ठ। तो दंतोष्ठ कौन से होते हैं, यानी कि जो दंत और ओष्ठ यानी कि दांतों से और लिप्स से मिलकर जो बोले जाए वह आप बोल के देखो। और फै, ये वो वाला फै नहीं है जो वहाँ पर था, वो तो देखो फै है, वो ये फै। लेकिन ये फ ऐसे बोलने में फ़र्क होता है इसके में, नुक्ता वाला होता है ये। तो दंतोष्ठ में आपके ये 2 आएंगे। और लास्ट में है वर्तस्य। वर्तस्य का मतलब होता है दंतमूल, और इसमें 4 होते हैं। कौन से होते हैं, से जय रे लय। आप बिल्कुल ऐसे शब्द के तौर पर भी याद कर लो, 4 होते हैं। और सजरल, यानी कि ये चारों अलग अलग है, से जय रे लय ये 4 होते हैं, लेकिन आप शब्द से याद कर लो इसको, सजरल। और ये जय वो वाला जय नहीं है, ये नुक्ता वाला जय है।